हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की पुस्तक है दौड़, जिसकी लेखिका ममता कालिया, उसका आगे के भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे का पार्ट ले लेते हैं। अभिषेक जिस विज्ञापन कंपनी में काम करता था, उसमें आजकल एक अन्य कंपनी की टक्कर में टूथपेस्ट युद्ध छिड़ा हुआ था। दोनों के विज्ञापन एक के बाद एक टीवी के चैनलों पर दिखाए जाते थे। एक में डेंटिस्ट का बयान प्रमाण की तरह दिया जाता था, तो दूसरे में उसी बयान का खंडन। दोनों टूथपेस्ट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के थे। इन कंपनियों का जितना धन टूथपेस्ट के निर्माण में लग रहा था, उतना ही उसके प्रचार में। दोनों टूथपेस्ट तकरीबन एक से थे, दोनों की रंगत भी एक थी। एक कंपनी भिन्न होने से उसकी भिन्नता और उत्कृष्टता सिद्ध करने की होड़ मची थी। इसी के लिए अभिषेक की कंपनी की सेंट कॉरपोरेशन का 90 लाख का प्रचार अभियान मिला था। अभिषेक ने विजुलाइजर से आइडिया समझा, स्क्रिप्ट लिखी गई। अब विज्ञापन फिल्म बननी थी। उन्हें ऐसी मॉडल की तलाश थी जिसके व्यक्तित्व में दांत प्रधान हो, साथ ही वह खूबसूरत भी हो। इसके अलावा दो एक पंक्ति के डायलॉग बोलने का उसे सहूर हो। उसके पास मॉडल की एक स्थायी सूची थी, पर इस वक्त वह काम नहीं आ रही थी। मुश्किल यह थी कि किसी भी उत्पाद का प्रचार करने में एक मॉडल का चेहरा दिन में इतनी बार मीडिया संजाल पर दिखाया जाता है कि उसी उत्पाद को विज्ञापन से चिपक कर रह जाता है। अगले किसी उत्पाद के विज्ञापन में उस मॉडल को लेने से विज्ञापन ही पिट जाता है। नए चेहरों की भी कमी नहीं थी। रोज ही इस क्षेत्र में नई लड़कियां आती जा रही थी जो जोखम उठाने को तैयार थी, पर उन्हें मॉडल बनाए जाने पर का भी एक तंत्र था। अगर सब कुछ तय करने के बाद कैमरामैन उसे नापास कर दे, तब भी उसे लेना मुश्किल था। आजकल अभिषेक के जिम में मॉडल का चुनाव था। यह एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन निकिता पर दबाव डाल रहा था कि वह अपनी बेटी तानिया को मॉडलिंग करने दे। इस सिलसिले में कई बार रोजेज पार्लर में गया। इसी को लेकर पति पत्नी में तनाव हो गया। राजुल का मानना था कि रोजेज अच्छी जगह नहीं है, वह सौंदर्य उपचार की आल में गलत धंधे होते हैं। उसका कहना था कि विज्ञापन फिल्म बनाने का काम उनकी कंपनी की मुंबई इकाई करे। यहाँ अहमदाबाद में अच्छी फिल्म बनाना मुमकिन नहीं है। अभिषेक का कहना था कि वह बम्बईया फिल्मों में अघा गया है। वह यही मौलिक काम कर दिखाएगा। यूं कहो कि तुम्हें मॉडल की तलाश में मजा आ रहा है। राजुल ने ताना मारा, यही समझ लो, यह मेरा काम है। इसी की मुझे तनख्वाह मिलती है। मजे हैं, तनख्वाह भी मिलती है, लड़की भी मिलती है। अभिषेक उखड़ गए। क्या मतलब तुम्हारा? तुम हमेशा टेढ़ा सोचती हो। जैसे तुम्हारे टेढ़े दांत है, वैसा टेढ़ा तुम्हारा सोच। राजुल का ऊपर नीचे का एक एक दांत टेढ़ा मेढ़ा उगा था। विशेष कोण से देखने पर वह हंसते हुए अच्छा लग रहा था। शुरू में इसी माँ के दांत पर आप फिदा हुए थे, राजुल ने कहा। आज आपको यह भद्दा लगने लगा। फिर तुमने गलत शब्द इस्तेमाल किया। बाँ का शब्द दांत के साथ नहीं बोला जाता। बाकी अदा होती है, दांत नहीं। शब्द अपनी जगह से हट भी सकते हैं। शब्द पत्थर नहीं है जो अचल रहे। तुम अपनी भाषा की कमजोरी छुपा रही हो। कोई भी बात हो, सबसे पहले तुम मेरे दोस्त गिनाने लगते हो। तुम मेरा दिमाग खराब कर देती हो। अच्छा सॉरी, पर अब तुम निकिता के यहाँ नहीं जाओगे। इससे अच्छा है तुम यूनिवर्सिटी की छात्राओं में सही चेहरा तपास करो। तपास नहीं, तलाश करो। तलाश सही, पर तुम रोजेस नहीं जाओगे। जब से राजुल ने नौकरी छोड़ी, उसके अंदर असुरक्षा की भावना घर गई थी। 4.5 साल की नौकरी के बाद वह सिर्फ इसलिए हटा दी गई क्योंकि उसने विवाह कर लिया था। उसकी विज्ञापन एजेंसी मानती थी कि घर और दफ्तर दोनों मोर्चे संभालना लड़कियों के बस की बात नहीं है, खासतौर पर जब वह गर्भवती थी। उसके हाथ से सारे महत्वपूर्ण कार्य लेकर साधना सिंह को दे दिए गए थे। अंकुर के पैदा होने तक दफ्तर में माहौल इतना बिगड़ गया था कि प्रसव के पश्चात राजुल ने त्यागपत्र दे दिया, पर तब से वह पति के प्रति बड़ी सतर्क और संदेहशील हो गई थी। उसे लगता था अभिषेक उतना व्यस्त नहीं जितना वह नाट्य करता है। फिर विज्ञापन कंपनी की दुनिया परिवर्तन और आकर्षण से भरपूर थी।
रोज नई नई लड़कियां मॉडल बनने का सपना आंखों में लिए हुए कंपनी के द्वार खटखटाती। उनके शोषण की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। विज्ञापन एजेंसी का सारा जनसंजाल स्वयं देख लेने से इधर कई दिनों से राजुल को अन्य सवाल उद्वेलित कर रहे थे। उन पर वह अभिषेक के साथ बहस करना चाहती थी, पर अभिषेक जब भी घर आता लंबी बातचीत के मूड में हरगिज न होता, बल्कि वह चिड़चिड़ा ही लौटता। उस दिन वे खाना खा रहे थे, टीवी चल रहा था। समाचार से पहले स्पार्कल टूथपेस्ट का विज्ञापन फ्लैश हुआ। काफ़ी अभिषेक ने तैयारी की थी। अंकुर चिल्लाया, पापा का ऐड। यह विज्ञापन आज 5वीं बार आया था, पर वे सब ध्यान से देख रहे थे। विज्ञापन में पार्टी का दृश्य था, जिसमें हीरो के कुछ कहने पर हीरोइन हंसती है। उसकी हंसी में हर दांत से मोती गिरते हैं। हीरो उन्हें अपनी हथेली पर रोक लेता है। सारे मोती इकट्ठे होकर स्पार्कल टूथपेस्ट की ट्यूब बन जाते हैं। अगले शॉट में हीरो हीरोइन लगभग चुंबनबद्ध हो जाते हैं। अभिषेक ने कहा, राजुल कैसा लगा ऐड? ठीक ही है, राजुल ने कहा। उसके उत्साह विहीन स्वर से अभिषेक का मूड उखड़ गया। उसे लगा राजुल उसके काम को 0 दे रही है। ऐसी शमशान आवाज में क्यों बोल रही हो? नहीं, मैं सोच रही थी विज्ञापन कितनी अतिशयोक्ति करते हैं। सच्चाई यह है कि ना किसी के हंसने से फूल झड़ते ना मोती। फिर मुहावरा है कि लीक पीट रहा है। सच्चाई तो यह है कि मॉडल लीना भी स्पार्कल इस्तेमाल नहीं करती। वह प्रतिद्वंदी कंपनी का टिक्को इस्तेमाल करती है। पर हमें सच्चाई नहीं, प्रोडक्ट बेचनी है। पर लोग तुम्हारे विज्ञापन को ही सच मानते। क्या यह उनके प्रति धोखा नहीं? बिल्कुल नहीं। आखिर हम टूथपेस्ट की जगह टूथपेस्ट ही दिखा रहे हैं, घोड़े की लीद नहीं। सभी टूथपेस्टों में एक सी चीज़ पड़ी होती है। किसी में रंग ज़्यादा होता है तो किसी में कम, किसी में फोम ज़्यादा होता है तो किसी में कम। ऐसे में कॉपीराइटर की नैतिकता क्या कहती है? ओ शिट, सीधा साधा एक प्रोडक्ट बेचना है, इसमें तुम नैतिकता और सच्चाई जैसे भारी भरकम सवाल मेरे सिर पर मार दे रही हो। मैंने IIM में 2 साल भाड़ नहीं छोका, वहाँ से मार्केटिंग सीखकर निकला हूँ। आई कैन सेल ए डेड रेट। मैं मरा चूहा भी बेच सकता हूँ। यही सच्चाई नैतिकता सब में दर्जा 4 तक मॉरल साइंस में पढ़कर भूल चुका था। मुझे इस तरह की डोज मत पिलाया करो, समझी? राजुल मन ही मन उसे गाली देती बर्तन समेटकर रसोई में चली गई। अभिषेक मुंह फेरकर सो गया। अगले दिन पवन आया। वह अंकुर के लिए छोटा सा क्रिकेट बैट और गेंद ले आया। अंकुर तुरंत बालकनी में अपने दोस्तों को आवाज़ देने लगा, सुब्बू, रुंजुन, जल्दी आओ, बैट बॉल खेलना है। अभिषेक अभी ऑफिस से नहीं लौटा था। राजुल ने 2 गिलास कोल्ड कॉफ़ी बनाई। एक गिलास पवन को थमाकर बोली, तुम्हें विज्ञापनों की दुनिया कैसी लगती है? बहुत जल्दी, बहुत अच्छी। जादुई राजुल। मुल्क की सारी हसीन लड़कियां विज्ञापनों में चली गई हैं, तभी तो राजकोट की सड़कों पर एक भी हसीना नजर नहीं आती। गम्मत जम्मत छोड़ो, सीरियसली बोलो, ऐसा नहीं लगता कि मार्केटिंग के लिए विज्ञापन झूठ पर झूठ बोलते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। यह तो अभियान है, इसमें सच और झूठ की बात कहाँ आती है? तभी अभिषेक भी आ गया। आज वह अच्छे मूड में था। उसके टूथपेस्ट वाले विज्ञापन को सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन का सम्मान मिला था। उसने कहा, राजुल, कल तुम मुझे कंडेम कर रही थी, आज मुझे उसी कॉपी पर अवार्ड मिला है। कांग्रेचुलेसन, पवन और राजुल ने कहा। कल तो तुम लानतें कस रही थी, मेरी परदादी की तरह बोल रही थी। जब एथिक्स की यानी नैतिकता की बात आएगी, मैं फिर कहूँगी कि विज्ञापन झूठ बोलते। पर अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम ऐसा करते हो, सब ऐसा करते। जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, जनता को शिक्षा और सूचना भी तो देते हैं, पवन ने कहा। पर साथ में जनता की उम्मीदों को बढ़ाकर उनका पैसा नष्ट करवाते हैं, राजुल ने कहा। हाँ, आज तक मैंने कोई ऐसा विज्ञापन नहीं देखा जो कहता हो कि यह चीज़ ना खरीदे, अभिषेक ने कहा। विज्ञापन की दुनिया खर्च और बिक्री की दुनिया है। हम सपनों के सौदागर हैं, जिसमें चाहिए बाजार जाए, सपनों और उम्मीदों से भरी ट्यूब खरीद लाए। ये विज्ञापन का ही कमाल है कि हमारे 3 सदस्यों वाले परिवार में 3 तरह के टूथपेस्ट हैं। अंकुर को धारियों वाला टूथपेस्ट पसंद है, तुम्हें वह सोडसी वाला, और मुझे सांस की बदबू दूर करने वाला। टूथपेस्ट तो फिर भी गनीमत है। तुम्हें पता है, डिटर्जेंट के विज्ञापन में और भी अंधेर है। हम लोग सोना डिटर्जेंट की एड फिल्म जब शूट कर रहे थे तो सीवर्स के क्लीन डिटर्जेंट से हमने बाल्टी में झाग उठवाए थे।
क्लीन में सोना से ज़्यादा झाग पैदा करने की ताकत है, पवन ने कहा। दरअसल बाजार के अर्थशास्त्र में नैतिकता जैसा शब्द लाकर राजुल तुम सिर्फ कन्फ्यूजन फैला रही हो। मैंने अब तक 500 किताबें तो मैनेजमेंट और मार्केटिंग पर पढ़ी हैं, उनमें नैतिकता का कोई चैप्टर नहीं है। स्टेला डिमेलो इंटरप्राइजेस कॉरपोरेशन में बराबर की पार्टनर थी और उसकी कंपनी गुर्जर गैस कंपनी को कंप्यूटर सप्लाई करती थी। पहले तो वह पवन के लिए कारोबारी चिट्ठियों पर महज एक हस्ताक्षर थी, पर अब कंप्यूटर की दो एक समस्या समझने पवन शिल्पा के साथ उसके ऑफिस गया तो इस दुबली पतली हंसमुख लड़की से उसका अच्छा परिचय हो गया। स्टेला की उम्र मुश्किल से 24 साल थी, पर उसने अपने माता पिता के साथ आधी दुनिया घूम रखी थी। उसकी माँ सिंधी और पिता ईसाई थे। माँ से उसे गोरे रंगत मिले और पिता से तरासदार नाक से। जीन्स और टॉप में वह लड़का ज़्यादा और लड़की कम नजर आती है। उसके ऑफिस में हर समय गहमा गहमी रहती है, फ़ोन बजता रहता है, फैक्स आते रहते हैं। कभी किसी फैक्ट्री के 20 कंप्यूटर्स का एक साथ ऑर्डर मिल जाता, कभी कहीं कॉन्फ्रेंस से बुलावा आ जाता। उसने कई तकनीशियन रखे हुए थे। अपने व्यवसाय के हर पहलू पर उसकी तेज नज़र थी। इस बार पवन अपने घर आया तो उसने पाया कि वह अपने नए शहर और काम के बारे में घर वालों को बताते समय कई बार स्टेला का जिक्र कर गया। सघन बीएससी के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स कर रहा था। पवन ने कहा, तुम इस बार मेरे साथ राजकोट चलो, तुम्हें ऐसी कंप्यूटर वर्ल्ड में प्रवेश दिलाऊंगा कि तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। सघन ने कहा, जाना होगा तो हैदराबाद जाऊंगा, वहाँ तो साइबर सिटी है। एक बार तुम एंटरप्राइज ज्वाइन करोगे तो देखोगे कि वह साइबर सिटी से कम नहीं। माँ ने कहा, इसको भी ले जाओगे तो हम बिल्कुल दोनों अकेले रह जाएंगे। वैसे भी यह सीनियर सिटीजन कॉलोनी बनती जा रही, सबके बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले जा रहे हैं। हर घर में समझो एक बूढ़ा, एक बूढ़ी, एक कुत्ता और एक कार, बस यह रह गया है। इलाहाबाद में कुछ भी बदला नहीं है माँ, 2 साल पहले जैसा था वैसा ही है अब भी। तुम राजकोट चली आओ। तेरे पापा ये शहर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। पापा से बात की गई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। शहर छोड़ने की भी एक उम्र होती है बेटे, इससे अच्छा है तुम किसी कंपनी में हो जाओ आसपास कहीं हो। यहाँ मेरे लायक नौकरी कहाँ है पापा? ज़्यादा से ज़्यादा नैनी में नूरामेंट की मार्केटिंग कर लूँगा। दिल्ली तक भी आ जाओ तो सच, दिल्ली आना जाना बिल्कुल मुश्किल नहीं। रात को प्रयागराज एक्सप्रेस से चलो, सवेरे दिल्ली, कम से कम हर महीने तुम्हें देख तो लेंगे। या कलकत्ते आ जाओ, वह तो महानगर है। पापा मेरे लिए शहर महत्वपूर्ण नहीं, कैरियर है। अब कलकत्ते को ही लीजिए, कहने को महानगर है पर मार्केटिंग की दृष्टि से एकदम लद्दड़। कलकत्ते में प्रोड्यूसर का मार्केट, कंज्यूमर्स का नहीं। मैं ऐसे शहर में रहना चाहता हूँ जहाँ कल्चर हो ना हो, कंज्यूमर कल्चर जरूर हो। मुझे संस्कृति नहीं, उपभोक्ता संस्कृति चाहिए, तभी मैं कामयाब रहूँगा। माता पिता को पवन की बातों ने स्तंभित कर दिया। बेटा उस उम्मीद को भी खत्म किए दे रहा था जिसकी डोर से बंधे हुए उसे टाइम्स ऑफ इंडिया की दिल्ली रिक्तियों के कागज डाक से भेजा करती थी। रात को जब पवन अपने कमरे में चला गया, राकेश पांडे ने पत्नी से कहा, आज पवन की बातें सुनकर मुझे बड़ा धक्का लगा। इसने तो घर के संस्कारों को एकदम ही त्याग दिया। रेखा दिन भर के काम से पस्त थी, थके स्वर में बोली, तुम्हें भय था कि बच्चे कहीं तुम जैसे आदर्शवादी न बन जाए, इसलिए उसे MBA कराया। अब वह यथार्थवादी बन गया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। जहाँ जैसी नौकरी कर रहा वहीं के कायदे कानून तो ग्रहण करेगा, यानी तुम्हें उसके एटीट्यूड से कोई शिकायत नहीं। राकेश हैरान, देखो अभी उसकी नई नौकरी है, इसमें उसे 5 पाँव जमाने दो। घर से दूर रहने का मतलब यह नहीं कि बच्चा घर भूल गया है। कैसे मेरी गोद में सिर रखकर दोपहर को लेटा हुआ था, MA BA करके यही चप्पल टकराता रहता, तब भी तो हमें परेशानी होती। रेखा का चचेरा भाई भी नागपुर में मार्केटिंग मैनेजर था। उसमें थोड़ा अंदाज था तो उसे थोड़ा अंदाज था कि इस क्षेत्र में कितनी स्पर्धा होती है। वह एक टीचर पाठशाला में अध्यापिका थी। उसके बड़े बेटे की कामयाबी गर्व का विषय था। उसकी सहयोगी अध्यापिकाओं के बच्चे पढ़ाई के बाद तरह तरह के संघर्षों में लगे थे। कोई IAS परीक्षाओं को पार नहीं कर पा रहा था तो किसी को बैंक की प्रतियोगी परीक्षा सता रही थी। किसी का बेटा इंटरव्यू में सफल होने के बाद
नशे की लत में पड़ गया था तो किसी की बेटी हर साल पीएमटी में अटक रही थी। जीवन में 55 साल में रेखा को यह सोचकर बहुत अच्छा लगा कि उसके दोनों बच्चे पढ़ाई में अव्वल रहे और उन्होंने खुद ही अपने करियर की दिशा तय कर ली। सगन अभी छोटा था पर वह भी अपने करियर पर विचार करता था। उसे दूसरे शहर में भी संभावनाएं नजर आती। वह दोस्तों से मांगकर देश विदेश के कंप्यूटर जर्नल पढ़ता। उसका ज़्यादा समय ऐसे दोस्तों के घरों में बीतता जहाँ कंप्यूटर होता था। राकेश बोले, तुम समझ नहीं रही हो। पवन के बहाने एक पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को पहचानो। ये अपनी जड़ों में कटकर जीने वाले लड़के समाज की कैसी तस्वीर तैयार करेंगे। और जो जड़े से जुड़े रहें, उन्होंने इन 100 वर्षों में कौन सा परिवर्तन किया। तुम्हें इतना ही कष्ट है तो क्यों करवाया था पवन को एमबीए। घर के बरामदे में दुकान खुलवा देते, माचिस और साबुन बेचता रहता। तुम मूर्ख हो। ऐसा नहीं लगता कि मुझे बस मेरी बात काटना तुम्हें अच्छा लगता। अच्छा, सो जाओ और देखो सुबह पवन के सामने फिर बहस मत छेड़ देना। 4 रोज को बच्चा घर आया है। राजी खुशी रहे, राजी खुशी जाए। रेखा ने रात को तो पुत्र की पक्षे धारता की, पर अगले दिन स्कूल से घर लौटी तो पवन से उसकी खटपट हो गई। दोपहर में धोबी कपड़े इस्त्री करके लाया था। 8 कपड़ों के 12 रुपये होते थे, पर धोबी ने 16 मांगे। पवन ने 16 रुपये दे दिए। पता चलने पर रेखा उखड़ी। उसने कहा, बेटे कपड़े लेकर रख लेते, हिसाब मैं अपने आप करती। पवन बोला, माँ क्या फ़र्क पड़ा, मैंने दे दिया। रेखा ने कहा, टूरिस्ट की तरह तुमने उसे मनमाने पैसे दे दिए। वह अपना रेट बढ़ा देगा तो रोज भुगतना तो मुझे पड़ेगा। पवन को टूरिस्ट शब्द पत्थर की तरह चुभ गया। उसका गोरा चेहरा क्रोध से लाल हो गया। माँ मुझे आपने टूरिस्ट कह दिया। मैं अपने घर आया हूँ, टूर पर नहीं निकला हूँ। शाम तक पवन किचकिचाता रहा। उसने पिता से शिकायत की। पिता ने कहा, यह निहायत तुच्छी सी बात है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ की जुबान बेलगाम है। छोटी सी बात पर बड़ी सी बात जड़ देती है। नौकरी लग जाने के बाद पवन बहुत नाजुक मिजाज का हो गया था। उसे ऑफिस में अपना वर्चस्व और शक्ति याद हो आई। दफ्तर में सब मुझे पवन सर या मिस्टर पांडे कहते हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे आदेश की अवहेलना करे। घर में किसी को अपनी मर्जी से मैं 4 रुपये नहीं दे सकता। रेखा सहम गई। बेटे मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो सिर्फ यह कह रही थी कि कपड़े रोज इस्त्री होते हैं। एक बार इन लोगों को ज़्यादा पैसे दे दे तो एकदम सिर चढ़ जाते हैं। और भी छोटी छोटी कितनी बातें थी जिनमें माँ बेटे का दृष्टिकोण एकदम अलग था। पवन ने कहा, माँ मेरा जन्मदिन इस बार यूं ही निकल गया। आपने फ़ोन किया पर ग्रीटिंग कार्ड नहीं भेजा। रेखा हैरान रह गई। बेटे ग्रीटिंग कार्ड तो बाहरी लोगों को भेजा जाता। तुम्हें पता है तुम्हारा जन्मदिन हम कैसे मनाते। हमेशा की तरह मंदिर गई, स्कूल में सबको मिठाई खिलाई, रात को तुम्हें फ़ोन किया। मेरे सब कलीग्स हंसी उड़ा रहे थे कि तुम्हारे घर से कोई ग्रीटिंग कार्ड नहीं आया। माँ को लगा कि अपने बेटे को प्यार करने का नया तरीका सीखना पड़ेगा। मुश्किल से 5 दिन ठहरा पवन। रेखा ने सोचा था कि उसकी पसंद की कोई ना कोई डिश रोज बनाकर उसे खिलाएगी, पर पहले ही दिन उसका पेट खराब हो गया। पवन ने कहा, माँ मैं नींबू पानी के सिवा कुछ नहीं लूँगा। दोपहर को थोड़ी सी खिचड़ी बना देना। और पानी कौन सा इस्तेमाल करते हो आप लोग। वही जो तुम जन्म से पीते आए हो, गंगा जल आता है हमारे नल में। रेखा ने कहा, तब से अब तक गंगा जी में ना जाने कितने मलमूत्र विसर्जित हो चुके। मैं तो कहूँगा यह पानी आपके लिए भी घातक है। एक्वागार्ड क्यों नहीं लगाते। याद करो तुम ही कहा करते थे, फिल्टर से अच्छा हम अपने सिस्टम में प्रतिरोधक शक्ति का विकास करें। वह सब फिजूल की भावुकता थी। माँ तुम इस पानी की एक बूंद अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देख लो तो कभी ना पियो। पवन को अपनी जन्मभूमि का पानी रास नहीं आ रहा था। शाम को पवन ने सघन से 12 बोतलें मिनरल वाटर मंगाया। रसोई के लिए रेखा ने पानी उबालना शुरू किया। नल का जल विषतुल हो गया। देश में परदेसी हो गया पवन। तबीयत कुछ संभालने पर उसने अपने पुराने दोस्तों की तलाश की। पता चला अधिकांश शहर छोड़ चुके हैं, या जो है वे इतने ठंडे और अजनबी हो गए कि उनके साथ 10 मिनट बिताना भी सजा है। पवन ने दुखी होकर पापा से कहा, मैं नाहक इतनी दूर आया। सघन सारा दिन कंप्यूटर सेंटरों की खाक छानता है। अब आप अखबार में लगे रहते। माँ सुबह गई, शाम को लौटती। क्या मिला मुझे यहाँ आकर। तुमने हमें देख लिया। क्या यह काफ़ी नहीं है। यह काम तो मैं इंटरप्राइजेस के सैटेलाइट फ़ोन से भी कर सकता था। मुझे लगता था कि यह वह शहर नहीं जिसे मैं छोड़कर गया था। शहर और घर में
घर रहने से बसते हैं बेटा। अब इतनी दूर एक अनजान जगह को तुमने अपना ठिकाना बनाया, पराई भाषा, पहनावा और भोजन के बावजूद वह तुम्हें अपना लगने लगा होगा। सच तो यह है पापा, हर महीने वेतन मिले वही जगह अपनी होती है और कोई नहीं। केवल अर्थशास्त्र जीवन नहीं कटता पवन, उससे थोड़ा दर्शन और अध्यात्म और ढेर सी संवेदना भी पनपनी चाहिए। आपको पता नहीं दुनिया कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब धर्म, दर्शन और अध्यात्म जीवन में हर समय रिसने वाले फोड़े नहीं हैं। आप सरल मार्ग के सिविल में कभी जाकर देखिए, 4-5 दिन का कोर्स होता है। वहाँ जाकर आप मेडिटेट कीजिए और छठे दिन वापस अपने काम में लग जाइए। यह नहीं कि डीसी बिजली की तरह हमेशा के लिए उससे चिपक जाइए। तुमने तो हर चीज़ की पैकेजिंग ऐसी कर ली है कि जेब में समा जाए। भक्ति की कैप्सूल बनाकर बेचते हैं आजकल के धर्मगुरु। सुबह टीवी के सभी चैनलों पर एक न एक गुरु प्रवचन देता रहता, पर उनमें वह बात कहाँ जो शंकराचार्य में थी या स्वामी विवेकानंद में। हर पुरानी चीज़ अपनी श्रेष्ठता लगती है। यह अपनी दृष्टि का दोष है पापा। अगर ऐसा है तो आधुनिक चीज़ों का आप इस्तेमाल भी क्यों करते? फेंक दीजिए अपना टीवी सेट, टेलीफोन और कुकिंग गैस। आप नई चीज़ों का फ़ायदा भी लूटते हैं और उसकी आलोचना भी करते हैं। पवन, मेरी बात सिर्फ चीज़ों तक नहीं, मुझे पता है आप अध्यात्म और धर्म पर बोल रहे हैं। आप कभी मेरे स्वामी जी को सुनिए। सबसे पहले तो उन्होंने यही समझाया कि धर्म जहाँ ख़त्म होता है अध्यात्म वहीं शुरू होता है। आप बचपन में मुझे शंकर का अद्वैतवाद समझाते थे, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। आप अपने जीवन में मुझे बहुत कंफ्यूज किया, पर सरल मार्ग में एकदम सीधी सच्ची यथार्थवादी बातें। पिता हाथ हो देखते रह गए उनके बेटे के व्यक्तित्व को। भौतिकवाद, अध्यात्म, यथार्थवाद जैसी त्रिपथ धगा बह रही थी। राजकोट ऑफिस से पवन के लिए ट्रंका लाया कि सोमवार को वह सीधे ऑफिस पहुंचे। सभी मार्केटिंग मैनेजर की उच्च स्तरीय बैठक है। पवन का मन एकाएक उत्साह से भर गया। पिछले 5 दिन 5 युग की तरह बीते। जाते जाते वह परिवार के प्रति भावुक हो आया। माँ, तुम राजकोट आना, पापा आप भी। मेरे पास बड़ा सा फ्लैट है, आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। अब तो कुक भी मिल गया है। अब तेरी शादी भी कर दें क्यों? रेखा ने पवन का मन टटोलना। माँ, शादी ऐसे थोड़े ही होगी। पहले तुम मेरे साथ सारा गुजरात घूमो। अरे वहाँ मेरे जैसे लड़कों की बड़ी पूछ है। वहाँ के गुज्जू लड़के बड़े चिपिचके दुबके होते हैं। मेरा तो पापा जैसा कद देखकर ही लट्टू हो जाते हैं सब। कोई लड़की देख रखी है क्या? रेखा ने कहा। एक हो तो बताऊं। तुम आना, तुमसे सबसे मिलवा दूंगा, पर शादी तो एक से ही करनी होती है। पवन हंसा, भाई को लिपटाता हुआ बोला, जान टमाटर, तुम कब आओगे? पहले अपना कंप्यूटर तो बना लो, इससे तो बहुत दिन लगेंगे। नहीं भैया, मम्मी एक बार दिल्ली जाने दे तो नेहरू प्लेस से बाकी सामान ले आऊँ। ले, ये 1000 रुपये तू रख ले और काम आएंगे। तो दोस्तों, ये रहा 3rd पार्ट। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। धन्यवाद।